हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो कल की क्लास का ही यहाँ पर अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई वाला पोर्शन पढ़ा दिया था, साथ में कुछ क्वेश्चंस मार्केट स्ट्रक्चर के करवाए थे। अच्छा, एक चीज और है, जैसा मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला था, 150 एमसीक्यूज आपके कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट के, पेंशन के, साथ में यहाँ पर आपको आपके इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस के मिल जाएंगे अगर आप जाओगे ई बुक सेक्शन में हमारे, और ये फ्री है पीडीएफ। तो आपको rpacademy.co.in पर जाना है, या तो rpacademy.co.in याद रखना, या फिर आप आरपी एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। ओके, तो आपको 150 एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। चलो आज के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एक फर्म की जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है। तो ये बोल रहे हैं कि ए फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन earns only normal profits in the long run because of। तो यहाँ पर पहला है कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है उसकी वजह से, दूसरा है कि एग्जिस्टेंस है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, यूएसपी है हमारे पास। तीसरा है कि प्रेजेंस है हमारे पास सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू एंट्री की। चौथा है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो रही है फर्म्स की इन द इंडस्ट्री। और पांचवा है कि फर्म यहाँ पर जो है उसका प्राइस टेकिंग बिहेवियर देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि अगर कोई फर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर उस तरह की काफी कम फर्म्स हमें देखने के लिए मार्केट में मिलती हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगी। कब कर रही हैं? जब यहाँ पर फ्री एंट्री और एग्जिट है। क्यों? मान लो यहाँ पर एक फर्म है, इस फर्म ने यहाँ पर किसी भी अपनी सर्विस का प्राइस रखा 150 रुपीज, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर ये अच्छा खासा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रही है क्योंकि बहुत हाई प्राइसेस हैं, लेकिन कोई और फर्म नहीं है तो लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है। अब फ्री एंट्री और एग्जिट में क्या हुआ कि यहाँ पर कोई नई फर्म आ गई। अब नई फर्म ने यहाँ पर जो प्राइस रखा वो जानकर 120 रुपीज रखा। जब 120 रुपीज रखा तो लोग यहाँ पर इसके प्रोडक्ट को भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने देखा क्वालिटी सेम है तो वो एक ही तरफ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो पुरानी फर्म थी, मान लो फर्म एक्स, इसको भी अपने प्राइसेस कम कर कर 120 पर लाना पड़ेगा, और फिर ये नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे, ना कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ये कमा रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल प्रॉफिट्स ये कमाते हैं, ये कब कमाते हैं? जब फ्री एंट्री और एग्जिट है फर्म्स की इंडस्ट्री में। ओके, अब यहाँ पर ना आपको इसका ग्राफ और बनाकर दिखा देती हूँ मैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़। अच्छा, 31 था ना, सॉरी। तो 31 में अब हम यहाँ देखेंगे कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है फर्म्स की इन द इंडस्ट्री। अब आप एक एग्जांपल यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इसका समझा देती हूँ, कर्व किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ आपके पास में वाई एक्सिस में क्या होता है? प्राइस होता है, और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड होती है, राइट। अब आप क्या देखेंगे कि आपके पास में कुछ इस तरीके से, नहीं ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, यहाँ पर आपके पास में डिमांड है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या देखोगे? आप इसके बाद में देखोगे कि भाई मेरे पास में मार्जिनल रिवेन्यू कितना बन रहा है। तो ये मेरे पास में मार्जिनल रिवेन्यू बनेगा, ठीक है। अगर बात करें एवरेज टोटल कॉस्ट की, तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारा लॉन्ग रन में किस तरह से बनेगा? तो लॉन्ग रन में यहाँ पर एक हल्की सी ड्रिफ्ट आ जाती है। पहले हमारा सही जा रहा था सब, लेकिन अभी यहाँ पर एक ड्रिफ्ट आएगी। ड्रिफ्ट आने के बाद में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ से एक तो गया हमारा एमआर और एक जाएगा हमारा एमसी। एमसी किधर से जाएगा? देखो इधर से। कि गाली वाली में मत लेकर चले जाना, पढ़ाई करो अपना, ठीक है। मुझे पता है आप लोग का दिमाग कहाँ जाएगा। थोड़ा सा फिर से कर्व्स, यार ये कर्व्स बनाने में बहुत टाइम लगता है ना। देखो, हाँ, तो ये हमारे पास में एटीसी था, ये हमारे पास में एमसी है, ये हमारे पास एमआर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो एटीसी है, ठीक है, एटीसी हमारा ऊपर था, एमसी जो है वो हमारा यहाँ पर जब नीचे की तरफ आ रहा है तो एक पॉइंट ये बना, एक पॉइंट हमारा ये बन गया, राइट, और एक पॉइंट हमारा ये वाला बन जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास में क्या बन रहे हैं? इस तरीके से हमारे पास 3 ग्राफ्स बन रहे हैं, जिसके थ्रू हम क्या देखेंगे कि भाई शॉर्ट रन और लॉन्ग टर्म में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो शॉर्ट रन में हम क्या देखते हैं
शॉर्ट रन में होता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट आपका जो लग रहा है माइनस प्राइस इनटू क्वांटिटी। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हमारे पास में जब एमसी जो है वो हमारे एमआर के ऊपर चला गया, एमसी हमारे एमआर के ऊपर चला गया, तो कॉस्ट यहाँ पर हमारी एडिशनल रिवेन्यू से ज्यादा बढ़ जाएंगी, और एडिशनल रिवेन्यू से बढ़ेंगी तो फर्म अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगी। ठीक है, चलो, तो मार्केट प्राइस आपका क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के जितना होगा, दैट इज एमसी, और ये यहाँ पर आपकी एलोकेटिव एफिशिएंसी दिखाती है। उतना आपको नहीं भी समझ आया तो बेसिक पार्ट समझ लो, बाकी एक बार ना इकोनॉमिक्स की क्लास कर लेना जब फेज 2 देने जाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रिजनर्स डायलेमा एक गेम थियरी है जो कि यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करेगी। प्रिजनर्स डायलेमा पहला बोल रहे हैं कि फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पर प्राइस टेकर्स हैं। बिहेवियर सिंगल मोनोपोली फर्म में कैसा होगा, डिफिकल्टी ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स की कि किस तरह से वो कार्टेल को मेंटेन करेंगी। लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। डिटर्मिनेशन क्या होगी, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के सरप्लस की। तो पहले तो ये बताओ प्रिजनर्स डायलेमा क्या होता है। तो प्रिजनर्स डायलेमा का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास में दो लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी के मालिक रहें, अपने हिसाब से काम करें और अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश है ये नेचर में, सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। सेम गोस फॉर मिस्टर बी ऑल्सो, ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। अब आपस में इन्होंने कुछ प्राइसेस को लेकर डिसीजन लिया था कि भाई हम प्राइसेस इतना रखेंगे, और ये ओलिगोपोली फर्म में थे, यहाँ पर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में थे जहां पर इन्हीं की दो फर्म्स थी, लेकिन दोनों यहाँ पर इस एग्रीमेंट को ब्रेक कर देते हैं और अपने अपने बारे में सोचते हैं और अकॉर्डिंगली प्राइसेस सेट करना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, इन्हें भी लॉस हो जाता है और इन्हें भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक आपने ना मूवीज में देखा होगा, जब दो लोग बैठे होते हैं तो एक सस्ता करेगा सामान दूसरे से, फिर दूसरा और सस्ता करेगा, फिर और ज्यादा यहाँ पर, तो ऐसे कर कर ना अपना ही ये लॉस कर लेंगे। तो डिफिकल्टी हमारी ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स की कि वो एक कार्टेल मेंटेन करें। तो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट और कलेक्टिव गुड्स की कि दोनों का भला हो। ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स हैं वो यहाँ पर अगर कॉल्यूट करने के लिए, एक कार्टेल फॉर्म करने के लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी कर लेते हैं, तो भी यहाँ स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है कि एक दूसरे के ऊपर, इस एग्रीमेंट के ऊपर चीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है प्योर मोनोपोली की। तो प्योर मोनोपोली कब आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, प्योर मोनोपोली आपकी तब होगी जब यहाँ पर कोई सिंगल फर्म ही एग्जिस्ट कर रही है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट, नो बैरियर्स टू एंट्री, फर्म इज अ प्राइस मेकर और अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो क्या बनेगा बताओ, अगर यहाँ पर कोई एक सिंगल फर्म है जैसे इंडियन रेलवेज, अब इंडियन रेलवेज का मन है टिकट का प्राइस 50 पैसे बढ़ा देते हैं, जब मन होता है 2 रुपीस बढ़ा देते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से। तो जो भी इनको प्राइस रखना है खुद अपनी मर्जी से रखते हैं, कोई कंपटीशन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो फर्म एक प्राइस मेकर है। ठीक है, और बैरियर्स टू एंट्री देखने के लिए मिलेंगे, अगर मान लो किसी इंडियन रेलवेज के अलावा किसी और को भी अपनी रेलवे कंपनी शुरू करनी है, तो एक तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी, फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बैरियर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो याद हो जाएगा अब आपको कि किस तरीके से आपकी जो मोनोपोली फर्म है वो वर्क कर रही होती है प्योर मोनोपोली में। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक बार फटाफट से बताओ। एक तो होगा आपके पास सिंगल सेलर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके पास में बहुत ज्यादा बैरियर्स रहेंगे कि कोई और फॉर्म एंटर कर जाए, कोई भी खास आपको सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, इंडियन रेलवेज अगर यहाँ पर मान लो आपको जाना है कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ, ठीक है, तो अगर आप जाना चाहोगे तो इंडियन रेलवेज आपको सस्ता पड़ेगा, बस से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो, लेकिन फिर ये महंगे रहेंगे, राइट। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास में, तो इसीलिए हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको बैरियर्स भी दिखते हैं और ये खुद ही प्राइस मेकर होती है। नेक्स्ट आ जाओ, एक फर्म है जो कि ऑपरेट कर रही है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में और इनके पास में एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है।
क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है A firm operating in a perfectly competitive market has a marginal revenue curve that is, अब आपको बताना है कि क्या ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि मार्केट प्राइस के बराबर है, या ये एक वर्टिकल लाइन है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और अबव द एवरेज रेवेन्यू कर्व है, या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व है, या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग और आइडेंटिकल है टू द डिमांड कर्व। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करें, कोई भी फर्म अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वर्क कर रही है तो इसके पास होती है हॉरिजॉन्टल मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है आपका मार्केट प्राइस पर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अब ये फर्म आपकी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, तो जो भी यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर्स प्राइस डिसाइड करेंगे, इसको वही प्राइस पर अपना सामान बेचना है। तो ये क्या बन गई? प्राइस टेकर। अगर ये प्राइस टेकर बन गई तो ये तभी तक सेल कर पाएगी जब तक ये मार्केट प्राइस पर इस सामान को बेच रही है। मार्केट प्राइस से हाई बेचेगी, तुरंत डिमांड आनी खत्म होती चली जाएगी। तो जो रेवेन्यू है, अगर हमने एक एडिशनल यूनिट यहाँ पर बेची तो वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। हम ज्यादा हाई चीज ऐसे पर रेट पर इसको नहीं बेच सकते और ये इक्वल टू द प्राइस रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट मार्जिनल रेवेन्यू देखने के लिए मिलेगा, दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू आपका किसके बराबर होगा? ये आपका बराबर होगा आपके प्राइस के। अब मैं एक कर्व आपको फटाफट से इसका बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ पाओ। तो ये आपका मान लो कॉस्ट ऑफ प्राइस है, ठीक है। ये आपका आउटपुट है, राइट। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे कि अब अगर हमने हाई प्राइसेस पर सामान बेचना शुरू किया तो हाई प्राइसेस पर सामान बेचने से कंपनी बंद हो जाएगी, राइट। तो एक तो बनता है आपका एवरेज कॉस्ट जो, फिर यहाँ पर आपका एक और कर्व कौन सा बनेगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। साथ में यहाँ पर हमारे पास में अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का बोलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर जीरो प्रॉफिट पॉइंट। जीरो प्रॉफिट पॉइंट कब है? कि हमारी जो टोटल कॉस्ट का एवरेज है और जो हमारा यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है वो बराबर है, राइट। यहाँ पर हम लॉस में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यू तो करेंगे ऑपरेशंस एज हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो हम निकाल ही नहीं पा रहे, और यहाँ पहुंच गए तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। आगे समझ में? एंड यहाँ पर हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अगर बनाना है तो वो कैसे बनेगा आपका? वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हमारी क्या बनेगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ये मेरी MR है, राइट। आगे समझ में किस तरह से है? चलो अब आ जाते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि मार्केट प्राइस के बराबर है। क्यों है? क्योंकि फर्म जो है वो अपनी क्वांटिटी को मार्केट प्राइस पर बेच सकेगी और जो एडिशनल रेवेन्यू यहाँ पर ये अर्न करेंगे वो हमारा प्राइस के बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम इसमें प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज रीच्ड व्हेन। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, या फिर जो हमारा प्राइस है वो हमारा इसके साथ साथ ज्यादा होगा एवरेज टोटल कॉस्ट से, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और प्राइस हमारा ATC के बराबर है। प्राइस हमारा ATC से ज्यादा है, MR MC से ज्यादा है और MR AR के बराबर है। क्या होगा बताओ? अगर एक फर्म यहाँ पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है तो हमारा जो प्राइस होता है, हमने अभी देखा था, वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और मार्जिनल कॉस्ट हमारी मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फर्म्स जो हैं इस एक पॉइंट पर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहे हैं? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ही पूछा गया है किसी भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आगे समझ में किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपके ग्राफ कैसे बनेंगे?
अगर हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्राइस ले लें या फिर यहाँ पर हम क्वांटिटी ले लें अपनी एक्स एक्सिस पर, तो मार्जिनल रेवेन्यू हमने देखा था कि एक पैरेलल लाइन बनेगी। अगर पैरेलल लाइन बनेगी तो साथ में यहाँ पर आपके पास में एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके से जाएगा। और मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ आपका कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारे एवरेज रेवेन्यू के बराबर रहेगा और इस पॉइंट पर हम मीट करेंगे तीनों ही लाइंस को। ठीक है, आगे समझ में? तो ये है हमारा लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब होता है जब हमारा प्रॉफिट प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइस टेकर बन जाती है। एंड एफिशिएंसी की बात करें तो फर्म्स को यहाँ पर मिनिमम पॉइंट जो है इनके एवरेज टोटल कॉस्ट का, इस पर प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के और प्राइस जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। तो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम में एक परफेक्ट कंपटीशन अक्कर होता है जहां पर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स बनाती हैं और ये वही पॉइंट है जहां पर प्राइस भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर है। आगे समझ में? बेसिकली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स कौन से होते हैं, अब आपको ये पता चल गया होगा कौन से होते हैं। कोई बता सकता है कॉम्पिटिटिव परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन से होते हैं? ये हमारे वो हो गए जहां पर हमारे पास में बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं और सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं और सभी यहाँ पर सेम प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ठीक है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, यहाँ पर परफेक्ट इंफॉर्मेशन है और यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी। एक फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो होती है वो अभी हम बार बार देख रहे हैं, वो यू शेप्ड होती है। तो यहाँ पर अब आपको क्या बताना है, यू हैव टू टेल व्हाई अ फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। तो यहाँ पर पहला बोल रही है लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, दूसरा बोल रही है लॉ ऑफ सप्लाई, तीसरा बोल रही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, चौथा बोल रही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और पांचवा बोल रही है सी एंड डी बोथ। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कॉस्टिंग में मैंने फिक्स्ड कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम यहाँ पर अपना स्प्रेड कर देते हैं, है ना, और हम यहाँ पर अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर लेते हैं। फिर इवेंचुअल राइज हमारी कॉस्ट में आता है क्योंकि रिटर्न्स हमारे डिमिनिश हो रहे हैं और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे जैसे आउटपुट मेरा बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो यहाँ पर, अब मान लो यहाँ पर 5,000 रुपीज का रेंट देते थे और 10 यूनिट्स बनाई, तो फिर 10 यूनिट्स में 500 रुपीज का आपको रेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर 50 यूनिट्स बनाई तो क्या होगा, 100 रुपीज का आपको इस फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम यहाँ पर ज्यादा स्प्रेड करेंगे, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी आउटपुट बढ़ता चला जाएगा, तो हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। जहां पहले एक सामान को बनाने के लिए 500 रुपीज की कॉस्ट लग रही थी एक्स्ट्रा, अब वहां 100 रुपए लग रही है केवल। तो ये सामान अब हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट है इसको बनाने की वो कम होती जा रही है, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि एक ऑप्टिमल पॉइंट हमने अचीव कर लिया, करा अचीव, यहाँ पर ये हो गया ऑप्टिमल पॉइंट। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में जब रिटर्न्स टू स्केल हमारे बढ़ते चले जाएंगे और मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसीज भी बढ़ती चली जाएंगी तो एटीसी हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारे पास एक यू शेप ग्राफ बनेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या फिर सीएनडी, बताओ अब क्या होगा। तो यहाँ पर हम फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पर स्प्रेड कर रहे थे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। राइजिंग फेज हमारा क्यों आ रहा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहा था कि भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलता है कि एक सर्टेन पॉइंट जब हमने अपने आउटपुट का अचीव कर लिया उसके बाद में फर्म में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं जिनको हम नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल इनपुट्स हमारे बढ़ जाते हैं हमारे फिक्स्ड इनपुट्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से हमारे जो आउटपुट है वहां पर प्रोग्रेसिवली स्मॉलर इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलता। तो शॉर्ट रन में
हमारे पास में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। एज मोर वेरिएबल इनपुट्स आर एडेड टू अ फिक्स्ड इनपुट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे इवेंचुअली डिक्रीज हो जाते हैं और हमें मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ती चली जाती है लॉन्ग टर्म में। यू शेप को हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल बताता है कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी और फिर हम डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में चले जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पता है ना, अगर पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो माइट भी ना पता हो, मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, और वो अपने आउटपुट को बढ़ा रहा है, अगर आउटपुट इंक्रीज होगा, इसका प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस्ट जो होती है वो कम होती चली जाती है, एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को स्प्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें ज्यादा प्रॉफिट्स देखने के लिए मिलते हैं, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। और हम देखते हैं कि अब जैसे हमने बल्क में सामान खरीदा तो वो हमें सस्ता पड़ गया, तो हमें फायदा हो जाता है ओवरऑल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल वाले में कॉस्ट एडवांटेज तब आएगी किसी भी सिंगल कंपनी में जैसे जैसे ये ग्रो करती जा रही है, तो कंपनी को यहाँ पर ग्रोथ होगी। और एक्सटर्नल में हमारे पास में आउटसाइड द फैक्ट्री जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं, जैसे कि पूरी इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लो आप, ठीक है, या फिर हमारे पास में ज्योग्राफिक रीजन में कोई भी इंडस्ट्री अपनी बढ़ती जा रही है, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फर्म है आपकी ओलिगोपोली मार्केट में, जो कि यहाँ पर एक प्राइस लीडर की तरह काम कर रही है। A firm in an oligopoly market that operates as a price leader will follow the pricing decision of other firms, set the price which other firms in the industry then follow, always charge a lower price than its competitors, always charge a higher price than its competitors, या फिर एक perfectly elastic demand curve बनाएगी। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने देखा कि एक डोमिनेंट यहाँ पर प्लेयर की तरह ये काम करेगी, राइट। अगर लीडर की बात हो रही है तो एक डोमिनेंट प्लेयर की तरह ये काम कर रही है, जो कि इंडस्ट्री का प्राइस सेट करेगी और जितनी स्मॉलर फर्म्स हैं वो इसी प्राइस को फॉलो करते हुए जाएंगी ताकि कोई भी प्राइस वॉर्स देखने के लिए ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अलग अलग तरह के प्राइस लीडर्स होते हैं, जैसे डोमिनेंट प्राइस लीडर जो कि लार्जेस्ट फर्म है कंपनी में, और एक होते हैं बैरोमेट्रिक। कौन से होते हैं? बैरोमेट्रिक प्राइस लीडर्स। ये क्या करते हैं? ये यहाँ पर वो फर्म है जिसकी हिस्ट्री है कि वो अपनी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करेगी कि मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, नोकिया और सैमसंग दो फोन कंपनीज थी। नोकिया ने ये चीज प्रेडिक्ट नहीं करी थी कि आगे चलकर एंड्रॉइड फोन्स की ही डिमांड रह जाएगी। उन्होंने पहले तो कोई भी फोन इस तरह का लेकर नहीं आया और जब लेकर आए तो सीधे विंडो फोन लेकर आए जो कि लॉन्ग टर्म में नहीं चला। बट सैमसंग यहाँ पर अपने आप को बदलती रही और आज भी एक अच्छी खासी प्लेयर है मार्केट में। ठीक है, तो ये होती है बैरोमेट्रिक। चलो अब यहाँ पर सैमसंग आपकी जो है वो बैरोमेट्रिक प्राइस लीडर बन जाएगी। तो सेट द प्राइस विच अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री देन फॉलो। एक एग्जांपल इसका मैगी है ना, तो जो भी यहाँ पर आती है ना, और कौन सी होती है वो सनफीस्ट वाली होती है ना, एक यम्मी नूडल्स टाइप्स होती है, यम्मी कुछ तो ऐसे करके नाम है उसका। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास में देखने के लिए मिलेगा। तो प्राइस लीडरशिप जो है वो एक इनफॉर्मल कल्यूजन है इन एन ओलिगोपोली, और जो डोमिनेंट या लार्जेस्ट फर्म है मार्केट में वो प्राइस सेट करती हैं और अदर फर्म्स जो हैं वो यहाँ पर प्राइस वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है सप्लाई कर्व की। द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व in a perfectly competitive industry is a horizontal line if the industry is। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि अगर इंडस्ट्री एक कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होगी, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होगी, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होगी, मोनोपोली यहाँ पर होगी या फिर डुओपोली होगी, कब हमारे पास में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनकर आएगा। कि सप्लाई कर्व ही हमारा इस तरह का बनकर आ गया।
तो ये कब बनता है? जब एक कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होती है, मतलब जो हमारी इनपुट कॉस्ट है, हमारी इनपुट कॉस्ट है, वो यहाँ पर आपकी बार बार चेंज नहीं हो रही, चाहे ज्यादा फर्म्स मार्केट में एंटर करें या ज्यादा फर्म्स मार्केट से एग्जिट ले लें। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में जब नई फर्म्स मार्केट में आती हैं तो कोई भी खास हमारी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर वो एग्जिट करेंगी तो कॉस्ट में कोई डिक्रीमेंट भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो हम आराम से कोई भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं कांस्टेंट प्राइस पर। तो स्टेबल इनपुट प्राइस देखने के लिए मिलेंगे, कॉस्ट कर्व्स में कोई भी हमारा इम्पैक्ट नहीं आएगा, सप्लाई जो होगी वो एक फिक्स प्राइस पर रहेगी। सप्लाई कैसी रहेगी? एक फिक्स प्राइस पर रहेगी और हम जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अचीव कर लेते हैं। आगे समझ में? तो यहाँ पर एंट्री जो है नए फर्म्स की वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही। तो किस तरीके से बना सकते हो उसके लिए कर्व? कि सप्लाई जो है वो हमारी कांस्टेंट है ना, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो हमारे पास में सप्लाई लॉन्ग रन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और धीरे धीरे अगर हम देखेंगे इसको तो कुछ इस तरीके से हमें सप्लाई टाइम टू टाइम पहले देखने के लिए मिलेगी हमारे शॉर्ट रन में, और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी। आगे समझ में? तो डी और एस हमारा बन जाता है। डी बता देती हूँ कैसे बनेगा, ये यहाँ से होकर जाएगा, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, मैं बचपन से ही ना ड्राइंग में बहुत ही खराब रही हूँ। चलो अब आते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन द रियल वर्ल्ड इज। तो कैसे होते हैं रियल वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन फॉर्म मार्केट स्ट्रक्चर के? परफेक्टली कंपटीशन, ओलिगो, मोनोपोलिस्टिक या फिर डुओपोली। डुओपोली मतलब दो कंपनीज हैं बस, इससे ज्यादा नहीं है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स इसका आंसर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा, कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फर्म्स हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट, क्लोथिंग स्टोर्स एंड हेयर सलून्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल कंट्री इकोनॉमी सॉरी ऑफ स्केल। अभी मैंने बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होते हैं। तो पहला है कि एक फर्म है जो कि रॉ मटेरियल्स बल्क में बेच रही, परचेज कर रही है। दूसरा, एक फर्म यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगी ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा है डेवलपमेंट हो रही है किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेबर पूल की। चौथा है कि फर्म नेगोशिएट कर रही है लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। और पांचवा है कि एक फर्म है जो कि स्पेशलाइज कर रही है यहाँ पर आपका मशीनरी में। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या बताया था मैंने, एक्सटर्नल वाले में एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे और इंटरनल वाले में फर्म का अपना अंदर का जो भी काम चल रहा है। तो चार में तो वही है, बस एक ही तो बचा जिसमें कि अलग से कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री की, जैसा मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एग्जांपल दिया था, रेदर देन कि किसी इंडिविजुअल फर्म को ही ग्रो कर रहे हैं, जैसे हमने इथेनॉल का केस देख लिया। एंड नाउ समबडी विल कम एंड से कि मैम ऐसे मत करो। चलो, तो डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल्ड लेबर पूल इन अ पर्टिकुलर लोकेशन इज अ क्लासिक एग्जांपल। सो जितनी भी फर्म्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में वो इससे बेनिफिट करेंगी। जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी मतलब हमारे पापा लोग इतना ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स की क्यों बात करते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि इंडियन पॉलिटिक्स ना किसी भी मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इन एन ओलिगोपोली अगर फर्म्स जो हैं वो एक कार्टेल फॉर्म कर रही हैं तो दे आर लाइकली टू बिहेव लाइक अगर ओलिगोपोली फॉर्म है, ठीक है, इन एन ओलिगोपोली इफ फर्म्स फॉर्म अ कार्टेल तो दे आर लाइकली टू बिहेव लाइक क्या होगा यहाँ पर? तो देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कार्टेल एक तो कब नहीं फॉर्म कर रहे हैं, वो जब प्रिजनर्स डायलेमा कर रहे थे। तो अगर वो बना ही ले रहे हैं तो इसका तो मतलब है कि साथ में मिलकर डिसाइड करा है कि कितना आउटपुट निकालेंगे दोनों, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बनाएंगे और क्या प्राइसेस रखेंगे, ताकि दोनों के ही प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि ये एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट,
मोनोपोली, डुओपोली या फिर पब्लिक गुड्स किस तरह से काम करेंगे? तो बताओ, मोनोपोली की तरह काम करेंगे। जब यहाँ पर ये लोग ने क्या डिसाइड कर लिया कि इतना ही आउटपुट है और प्राइसेस भी रेस करेंगे, तो यहाँ पर यूनिजन में ये लोग एक्ट कर रहे हैं, भाई भाई हो तुम मेरे और मैं, हम यहाँ पर मिलकर लोगों से ज्यादा पैसा हड़पेंगे, है ना। तो दोनों के दिमाग में सिर्फ पैसा है और दोनों उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो कलेक्टिव प्रॉफिट बनाएंगे और मिमिक करेंगे बिहेवियर जैसा किसी सिंगल मोनोफर्म का होता है या फिर एक मोनोपोली का होता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ अ फर्म्स मोनोपोली पावर? तो अगर यहाँ पर हम बात करें मोनोपोली पावर की फर्म की, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मेन सोर्स of a firm's monopoly power? Low price elasticity of demand, significant barriers to entry, firm का price taking behavior, large number of competitors या फिर differentiated products। तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर इनके पास में प्राइम सोर्स क्या है कि इनके पास कंट्रोल है रिसोर्सेस का, है ना। जब इनके पास कंट्रोल है रिसोर्सेस का तो यही वो चीजें कर पाएंगे। तो सिग्निफिकेंट बैरियर्स हैं एंट्री के लिए, गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज में किसी और को आने ही नहीं देगी। तो सिंगल यहाँ पर सोल सेलर रहेंगे मार्केट में क्योंकि सिग्निफिकेंट बैरियर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है तो अब आपको इसका आंसर करना है। Which of the following is true in the long run equilibrium for a firm under monopolistic competition? तो हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बताना है कि क्या सच होगा। प्राइस हमारे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, प्राइस हमारे मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, प्राइस हमारे मार्जिनल कॉस्ट से कम है, या फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के। तो बताओ क्या होगा? प्राइस अगर यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रहेंगे लॉन्ग रन में, तभी तो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये चलेंगी। तो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स में फर्म की जो डिमांड कर्व है वो कैसी होती है? वो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में फर्म प्राइसेस को किस तरह से सेट कर रही है? जहां पर हमारा MR हमारे MC के बराबर है। तो इसकी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है और जो इसका प्राइस है दैट इज एवरेज, यहाँ पर आपका जो रेट होगा वो कैसा होगा? वो ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि प्राइसेस हमारे मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हैं। आगे समझ में? तो बेसिकली एंट्री और एग्जिट की बात करें तो नए फर्म्स आएंगे भी मार्केट में और अपॉर्चुनिटी देखकर प्रॉफिट्स भी कमा लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पहले से फर्म्स हैं वो इकोनॉमिक लॉसेस झेलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि नई फर्म्स आएंगी तो वो कोशिश करेंगे कि कम पैसे में सामान दें, राइट। Shutdown point for a firm in the short run occurs where the average revenue is equal to। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर शटडाउन पॉइंट है किसी भी फर्म के लिए शॉर्ट रन में, तो ये आपका कब अकर हो रहा है? जब एवरेज रेवेन्यू हमारे किसके बराबर है? तो सबसे पहले है कि मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तीसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, चौथा है मार्जिनल रेवेन्यू और पांचवा है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो अब आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, आपसे सिंपल सा पूछ रहे हैं कि भाई शॉर्ट रन की बात होगी, है ना। तो मैंने आपको एक शटडाउन पॉइंट दिखाया था जब हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कर रहे थे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, फिर एवरेज टोटल कॉस्ट इससे थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऐड हो गई, फिर यहाँ पर हमारे पास आता है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ATC के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। और ये पूरा जोन हमारा कौन सा हो गया? जिसमें हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि कंपनी कब बंद होगी, तो जब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में है तो ये लॉस में चल रही है, लेकिन अब कंपनी ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू रखेगी कि कभी तो अच्छा समय आएगा। लेकिन अगर इसके नीचे आ गई तो ये कहलाता है शट डाउन जोन, ठीक है।
आगे समझ में? तो ये है लॉस वाला जोन, ये है ऊपर प्रॉफिट वाला, ये है ब्रेक इवन और ये है शट डाउन की बेटा अब कंपनी बंद करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा लॉस हम झेल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन total revenue and explicit cost, total revenue and implicit cost, total revenue and both explicit and implicit cost, total revenue and marginal cost, average revenue and average cost। तो पहले तो आप लोग पूछोगे कि मैम explicit और implicit cost क्या होती हैं। implicit का मतलब होता है कि कोई बात यहाँ पर हमें समझनी है, बोली नहीं गई है। वो होता है ना, कुछ लोग बात करते हैं एकदम, मतलब बोलेंगे कुछ और, मतलब कुछ और होगा, इशारों इशारों से समझ जाओ, तो ये होता है इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट होता है कि डायरेक्टली बात बोल दी। तो यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट्स, वेजेस, ये सब हमारे क्या है, एक्सप्लिसिट है कि सीधे सीधे मेरी जेब से पैसा निकल गया, मुझे पता चल रहा है कहाँ जा रहा है। इम्प्लिसिट है कि ये जो पैसा था मैं कहीं और भी तो लगा सकती थी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अगर हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो ये हमारा कैसे होगा, ये हमारा दोनों ही चीजें लेकर चलेगा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, और हमें डिफरेंस देखना है टोटल रेवेन्यू में से। आ गया? तो ओनर की जो सैलरी थी, हो सकता था ओनर कहीं पर जॉब कर लेते, तो उन्होंने जॉब नहीं की, या फिर यहाँ पर उन्होंने इस पैसे को जो बिजनेस में लगाया है कहीं और इन्वेस्ट कर देते। तो टोटल रेवेन्यू माइनस बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। कर लोगे अब इसको? राइट, चलो। Which of the following is a key reason for the existence of monopolies? Monopolies क्यों होती हैं? High number of competitors? नहीं। Homogeneous products? नहीं। Free entry and exit? नहीं। Government granted patents and copyrights? या फिर लो स्टार्टअप कॉस्ट? क्या होगा यहाँ पर? तो ऑफ कोर्स मैंने आपको इंडियन रेलवेज का एग्जांपल दिया था, क्या कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके मोनोपोलीज में? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांटेड पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट से आपको कुछ एक्सक्लूसिव लाइसेंस लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ने लीगल बैरियर्स बना दिए कि आप यहाँ पर इस एंट्री में इंडस्ट्री में एंट्री ही नहीं ले सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस बिकॉज। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर है। दूसरा बोल रहे हैं कि भाई इनका जो डिमांड कर्व है ना यही परफेक्टली इलास्टिक चलता है। तीसरा बोल रहे हैं नहीं नहीं, अगर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचनी पड़ेगी ना तो पहले तो फर्म को अपनी सभी यूनिट्स का प्राइस कम करना पड़ेगा। और चौथा बोल रहे हैं कि जो फर्म है वो ऑपरेट करेगी मिनिमम पॉइंट ऑफ इट्स एटीसी कर्व। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। तो आपने प्राइस इफेक्ट या फिर आपने क्वांटिटी इफेक्ट के बारे में सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं है। देखो होता क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई मोनोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारा प्राइस से हमेशा कम रहता है। अब वो क्यों कम रहता है? क्योंकि अगर हमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट बेचनी है तो ऐसी सिचुएशन में हमें सभी यूनिट्स के प्राइस को पहले कम करना पड़ेगा। तो एक प्राइस इफेक्ट आएगा जहां पर रेवेन्यू जो है एग्जिस्टिंग यूनिट्स का वो तो गिर गया, ठीक है, और साथ में क्वांटिटी इफेक्ट्स हैं कि अब हम ज्यादा यूनिट्स बेच पा रहे हैं। मानकर चलो एक 15 लाख की कार थी, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि 15 लाख वाली जो गाड़ी है इसको हम 10 दिन के लिए अगले 10 लाख रुपए के लिए बेच रहे हैं। तो जो लोग 10 लाख की कार ढूंढ रहे थे अब वो सोचेंगे 10 दिन का इतना अच्छा मौका है, बहुत अच्छी कार है, मार्केट में बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं, इसी को खरीद लेते हैं, है ना। Amazon फ्लिपकार्ट का बिजनेस ऐसे ही चला था। तो यहाँ पर हमने यही चीज देखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अपना इतना सामान का रेट को कम कर देते हैं कि क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। तो प्राइस इफेक्ट एंड क्वांटिटी इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। आगे समझ में? तो यहाँ पर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेवेन्यू गेन्ड है हमारा एक यूनिट से अर्न करने में वो लेस देन द एवरेज रेवेन्यू है हमारी बाकी यूनिट का, दूसरी यूनिट का। A price discriminating monopolist will change a higher price to consumers with
व्हाट इज द क्वेश्चन? A price discriminating monopolist will change a higher price to the consumers with a higher income, a lower income, a more elastic demand or a more inelastic demand or a higher willingness to pay. तो अब आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि वो लोग, यहाँ पर किसकी बात हो रही है प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट का, कि वो लोग जो कि यहाँ पर प्राइस चेंज से ज्यादा अफेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखेंगे कि लोअर प्राइसेस के कंज्यूमर्स को अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा इलास्टिक डिमांड आएगी। अब ये बोल रहे हैं कि ये एक हायर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो कौन से कस्टमर्स को करेंगे, ज्यादा इनइलास्टिक डिमांड के लिए, उल्टा हो जाएगा। समझ में आया थोड़ा बहुत, कि भाई यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट के सरप्लस को ये ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करें और अपने जो टोटल रेवेन्यूज हैं इन्हें तो मैक्सिमाइज कर लें, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लें। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर हमारे सामान का ज्यादा से ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हैं, हम उनको सामान बेचेंगे, रेदर देन कि सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस रखें। मैंने सामान यहाँ पर, मैं गई स्ट्रीट पर शॉपिंग करने, तो मुझे उन्होंने देखा और सोचा कि ओके यहाँ पर इनके पास तो सारे ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड क्लोथ्स, बैग्स, ठीक है, सब चीज ब्रांडेड है, बहुत महंगी घड़ी है, तो एक काम करते हैं, इनको ये सामान हम बोलते हैं 1000 रुपीज का, ठीक है। लेकिन मैंने तो फर्स्ट कॉपी पहना हुआ था, तो फर्स्ट कॉपी थी मेरे पास, मैंने बोला नहीं नहीं भैया 1000 का सामान नहीं, 100 रुपए में देना है तो दो। मैं सरोजनी मार्केट गई थी, ठीक है, तो मैं नहीं गई हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सालों पहले गई थी मैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैम 200 रुपए से ज्यादा नहीं कम कर सकते, 200 में लेना है तो ले लो, तो मुझे मिल गया। तो यहाँ पर सेम चीज हो रही है कि एक मोर इनइलास्टिक डिमांड है, तो डिफरेंट प्राइसेस हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स को देते हैं ताकि मैक्सिमाइज करें हमारे प्रॉफिट्स को। एक हायर प्राइस हम उस ग्रुप को देंगे जो लेसर प्राइस सेंसिटिव है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा बहुत इनकम है, ठीक है, अंबानी को सामान बेचने जाओगे वो 10 रुपए है या 100 रुपए है ये नहीं सोचेंगे, वो खरीद लेंगे। और लोअर प्राइस उस ग्रुप को जो ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, ठीक है। चलो, which of the following is a characteristic of oligopolistic behavior? ऑलिगोपॉलिस्टिक बिहेवियर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरा बोल रहे हैं अ लैक ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, तीसरा बोल रहे हैं इंटरडिपेंडेंस, चौथा बोल रहे हैं प्राइस टेकिंग और पांचवा बोल रहे हैं लॉन्ग रन लॉसेस। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी एक ऑलिगोपॉलिस्टिक बिहेवियर की, तो अब आप बताओ यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। ये तो बहुत आसान सा है, इसका आंसर होगा इंटरडिपेंडेंस, कि यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें ये क्या देखना है कि एक फर्म के एक्शंस यहाँ पर चाहे प्राइस, चाहे आउटपुट, चाहे मार्केट पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसके राइवल्स के डिसीजन। तो ये लोग प्राइस वॉर ना छिड़ जाए इसलिए क्या कर रहे थे, अलग अलग सुंदर सुंदर एड्स दे रहे थे यूनिक टाइप्स के, कि कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, अगर एक फर्म अपने प्राइसेस को अबव द मार्केट प्राइस लेकर जाएंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, फर्म ने अपने प्राइसेस को अबव द मार्केट प्राइस पहुंचा दिया, तो यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स रहेंगे। फर्म यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लेगी, फर्म के टोटल रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, फर्म यहाँ पर अपने सभी कस्टमर्स को खो देगी, फर्म यहाँ पर सेम क्वांटिटी बेच पाएगी, या फिर फर्म यहाँ पर पहले से ज्यादा सामान बेच पाएगी। खुद सोचो, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आपको कोई पर्सन ज्यादा महंगा सामान बेच रहे हैं तो आप क्या सोचोगे कि किसी और से सामान ले लेते हैं, ये तो बहुत महंगा बेच रहे हैं, तो फर्म यहाँ पर अपने सभी कस्टमर्स को खो देगी। चलो, what is the core assumption of classical school of thought regarding the labor market? अब आपको बताना है कि यहाँ पर कोर assumption क्या लिया जाता है किसके रिगार्डिंग, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग द लेबर मार्केट। तो वेजेस यहाँ पर स्टिकी हैं और वो एडजस्ट नहीं करेंगी क्विकली टू चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई।
गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी कि भाई इंश्योर करे फुल एम्प्लॉयमेंट। लेबर मार्केट हमेशा स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में रहेगा। फ्लेक्सिबल वेजेस और प्राइसेस जो हैं वो इंश्योर करेंगे कि भाई जो हमारा लेबर मार्केट है, ये ऑप्शन आधा था, जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, ये ऑप्शन ना थोड़ा हाफ रह गया है, कुछ तो स्लाइड में इशू आ गया है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिकल स्कूल का व्यू होता है वो ये बोलता है कि वेज प्राइसेस की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और एक सेल्फ करेक्टिंग मार्केट में हम क्या देखते हैं कि हम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बिहेव करेंगे कि ये फ्लेक्सिबल मार्केट है, और अगर लेबर का सरप्लस ज्यादा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वेजेस गिर जाएंगे। जैसे इंडियन मार्केट्स में आप देखते हो कि लेबर बहुत सस्ते में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हाई नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड। तो सेम काम अगर आप अमेरिका, जापान या यूके में करने जा रहे हो तो बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन इंडिया में बहुत कम कमा रहे हो। तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगा क्योंकि वेजेस कम कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। In the Keynesian model, an economy can be in equilibrium at a point with significant unemployment because of, तो यहाँ पर एक्सेसिव हाई एग्रीगेट सप्लाई है, गवर्नमेंट ओवरस्पेंड ज्यादा कर रही है, डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड है, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है, या फिर प्राइस एंड वेजेस की आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। तो देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड है तो फर्म्स को अपने आउटपुट को कम करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो लोगों को जॉब पर रखा है उसे भी कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि आपके जो वेजेस और प्राइसेस हैं वो स्टिकी है नेचर में। वेजेस और प्राइसेस कैसे हैं? स्टिकी है नेचर में और डाउनवर्ड जाते हैं। तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स हमें फुल एम्प्लॉयमेंट में करने के लिए नहीं मिलते। तो एग्रीगेट डिमांड अगर गिरेगी तो फर्म यहाँ पर कम लोगों को हायर करेगी, कम लोगों को हायर करेगी तो कम सामान प्रोड्यूस करेगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर मिलेगा। तो डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, इसको इनएफिशिएंट या फिर इनसफिशिएंट भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बनाने जाएं इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ से ना थोड़ा थोड़ा खुद भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो पेन पेपर लेकर बैठना, ग्राफ बनाकर देख लेना, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लूं एक्स एक्सिस पर और वेजेस लूं वाई एक्सिस पर, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो तो एक टाइम तक कांस्टेंट थी लेकिन फिर बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर अगर डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कम होने की वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि हम चाहते नहीं है हम अनएम्प्लॉयड हो, हम तो जॉब चाहते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ इस पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड गिरती जा रही है और लेबर की सप्लाई या तो कांस्टेंट है या तो बढ़ गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। Say's law, a fundamental principle of classical economics, states that government can influence the level of output. Supply creates its own demand. Demand creates its own supply. Savings and investments are always unequal. Unemployment is the natural phenomena. तो यहाँ पर अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसा समझो यहाँ पर कि अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो उससे लोगों को इनकम मिलेगी। आपके यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनको इनकम मिलेगी। जब उन्हें इनकम मिलेगी तो वो क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पर हम अपने पास आटा बनाते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसी को काम पर रखा, अब उसको इनकम मिलेगी, वो आटा भी खरीदेगा, उन्होंने आटा हमसे खरीदा, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सप्लाई है, सप्लाई हमारी डिमांड को क्रिएट कर रही है। तो एक यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा सर्कल बनता रहता है, और इसके बाद में अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है या फिर डिमांड यहाँ बहुत कम है
तो हम देखेंगे कि किसी भी सेल्फ एडजस्टिंग इकोनॉमी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि जो प्रोडक्शन है वो मीन्स टू बाय हमें प्रोवाइड करे। ओके, तो सेल्स लॉ जो है वो यहाँ पर एक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सप्लाई अपनी खुद की यहाँ पर डिमांड क्रिएट करेगी। तो प्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ डिमांड है। प्रोडक्शन क्या है? सोर्स ऑफ डिमांड। और मार्केट कैसा है? सेल्फ रेगुलेटिंग है। और फुल एम्प्लॉयमेंट हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं उतने ही हमारे पास में यहाँ पर लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें बोल रहे हैं केनिस चैलेंज्ड सेज लॉ बाय आर्ग्यूइंग दैट। तो यहाँ पर सप्लाई डज नॉट necessarily create demand because people may choose to save rather than consume। ये बोल रहे हैं कि जो सप्लाई है हो सकता है कि वो डिमांड ना क्रिएट करे, लोग अपनी सेविंग्स भी करना चाहेंगे। दूसरा बोल रहे गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर डिमांड को कभी इन्फ्लुएंस नहीं करती। तीसरा बोल रहे हैं ऑल इनकम इज ऑलवेज स्पेंड इमीडिएटली, वेजेस परफेक्टली फ्लेक्सिबल है, या लॉन्ग टर्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पीरियड है। तो बताओ क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ए होगा, जिसमें बोल रहे हैं कि जो सप्लाई है जरूरी नहीं है कि वो डिमांड यहाँ पर क्रिएट करे, क्योंकि लोग कुछ तो पैसा भी बचाएंगे ना। तो इन्होंने केनिस ने यहाँ पर से के लॉ को क्रिटिसाइज यही बोलते हुए किया कि जरूरी नहीं है सारा का सारा पैसा खर्च कर दो, इसका एक पोर्शन आप सेव भी करोगे। तो एक पोटेंशियल गैप आपको एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय। तो यहाँ पर पहला बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से, इंटरेस्ट रेट से, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, सप्लाई साइड फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो बताओ आउटपुट की जो लेवल है वो कैसे डिटरमिन हो रही है? तो यहाँ पर हमारे पास में क्या सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ना, तभी तो हम सप्लाई कर पाएंगे। तो हमें देखना होगा कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, हमारी आउटपुट लेवल क्या है, कितना कैपिटल हमारे पास प्रेजेंट है, लेबर कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी के तरह हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको ये बोलते हैं कि लॉन्ग रन में जब आउटपुट को डिटरमिन करना है तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी देखनी पड़ेगी। अब जैसे आप लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें मांगते हो कि मैम आप ये वाली क्लास दे दो, वो वाली क्लास दे दो। नाउ द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे दूसरे लोगों को लाना पड़ेगा, अगर मैं दूसरे लोगों को लेकर आऊंगी तो मुझे क्या चाहिए होगा? कैपिटल ना होगा। साथ में मुझे इसके अलावा लेबर बोल सकते हो, वर्कर्स बोल सकते हो, टीचर्स बोल सकते हो, जो बोलना है। अभी के लिए हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो तभी तो यहाँ पर प्रोडक्टिव कैपेसिटी यहाँ पर डिटरमिन होगी। तो सप्लाई साइड फैक्टर्स जरूरी है। और ये यहाँ पर तो आप लोगों का अब यहाँ पर सब्सक्राइबर बेस बढ़ता जा रहा है हमारा, तो क्लासेस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो यहाँ पर हमारी चेंज नहीं हो पाएंगी क्योंकि हम उतना ज्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, चलो अब इसके बारे में सोचने मत बैठ जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर एक चीज रिवील नहीं करूंगी। चलिए, in the key nation framework the level of national income and output is determined by the natural rate of unemployment, aggregate demand, stock of capital goods, price level, amount of labor available। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात बताती हूँ, ऐसा मैंने सोचा भी था कि मैं ये चीज आप लोगों को कभी इन फ्यूचर बताऊंगी, अभी एग्जाम में शॉर्ट में बता देती हूँ। 100 टीचर्स 100 चीजें बताते हैं। एसएससी में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 1000 तरह की लड़ाइयां चल रही है, बच्चे पेपर छोड़कर लड़ाइयां देख रहे हैं, लेकिन लॉस एट द एंड ना बच्चों का ही होगा। क्यों? क्योंकि टीचर का तो अपना करियर बन चुका है, वो तो बढ़िया बढ़िया यहाँ पर बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस लेकर बच्चों का टाइम वेस्ट करा रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में ज्यादातर जो टीचर्स और ज्यादातर जो यूट्यूब चैनल्स यहाँ पर चल रहे हैं ना, वो ऐसे ही कंट्रोवर्सी से अपनी क्लासेस शुरू कर तब चलते हैं। इवन एक एग्जांपल आप लोगों के लिए देती हूँ, अभी आरबीआई का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, 400 तरह की जेनरिक वीडियोस बनाई जाती हैं, इन वीडियोस को बोलते हैं जेनरिक वीडियोस। जेनरिक वीडियोस में क्या करते हैं, आपको पढ़ाई का काम नहीं देंगे, कंटेंट नहीं देंगे, आपको कंटेंट देंगे हमसे खरीद लो, परचेज करो।
लेकिन आपको ना वीडियोस बनाकर देंगे, कैसा पेपर आता है, टॉपर्स इंटरव्यू, ये वीडियो वो वीडियो, और आप देखना जाकर, आप लोग इतने गधे हो ना, मैं गधा ही बोलूंगी, आप लोग जाओगे और वहां पर ना 1,000 2,000 यहाँ पर आपके व्यूज आएंगे, और अगर पढ़ाई की वीडियो होगी तो 100 200 300, तो पढ़ने वाले लोग कम है, कथा सुनने वाले ज्यादा हैं, फिर कहते हैं कि हमारे एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो यही इस, अब उनके पास भी व्यूज आ रहे हैं ना, 1,000 व्यूज तो जेनरिक से ही आ रहे हैं, तो वो लोग जेनरिक ही देते हैं। थोड़ा समझदार बनो, पेपर वेपर क्लियर करो, कहानी कथाओं में मत लगो। चलो, इन द की नेशन फ्रेमवर्क लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट पूछ रहे हैं कि वो कैसे डिटरमिन होगा। तो इंटरप्ले ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, राइट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी प्राइमरी रोल प्ले करती है शॉर्ट रन में, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो नेशनल इनकम है वो हम डिटरमिन कैसे करेंगे कि भाई एग्रीगेट डिमांड जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, और यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम हमारा एग्जिस्ट करेगा जो कि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट से, जैसा मैंने आपको लास्ट उसमें कर्व में सिखाया था, तो हमारे पास में अगर एग्रीगेट डिमांड इनसफिशिएंट होगी तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस और वेजेस स्टिकी होते हैं, तो लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है इन द इकोनॉमी। कंजम्पशन फंक्शन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन consumption and interest rates, consumption and price level, consumption and disposable income, consumption and savings, consumption and investment। तो अब आपको बताना है कि कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप किसके बीच में शो कर रहा है, तो बताओ किसके बीच में शो करेगा। यहाँ पर ये शो करता है आपका कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो सबसे पहले तो अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्पोजेबल इनकम होती क्या है। तो जब मैंने यहाँ पर जितने भी टैक्सेस थे या फिर मुझे जो चीजें यहाँ पर स्पेंड करनी थी वो मैंने सब यहाँ पर स्पेंड कर दी, तो उसके बाद में जो पैसा मेरे पास में बचता है, ठीक है, तो यहाँ पर सारे डायरेक्ट टैक्सेस पे करने के बाद में अब मैं खर्च भी कर सकती हूँ इस पैसे को और सेव भी कर सकती हूँ इसका कुछ हिस्सा। तो ये होती है मेरी डिस्पोजेबल इनकम। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि कंजम्पशन फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्या दिखाता है, तो वो क्या दिखा रहा है कि हाउस होल्ड की कितनी कंजम्पशन स्पेंडिंग इसकी लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम से रिलेटेड रहेगी। आगे समझ में, तो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से इसको दिखाते हैं, ये बोलते हैं कि एक सिंपलेस्ट लीनियर फॉर्म में a प्लस बी वाई। तो c क्या है कि भाई टोटल कंजम्पशन मेरा कितना होगा, y क्या है डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। o यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन है हमारा कि भाई यहाँ पर इनकम अगर हमारी 0 होगी तो भी मुझे इतना करना है, और हमारे पास में b जो है वो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ इनकम या फिर एडिशनल इनकम जो हमने खर्च की, जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ता जाएगा वैसे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ग्राफ बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे, कंज्यूमर की स्पेंडिंग वाई एक्सिस, रियल डिस्पोजेबल इनकम एक्स एक्सिस, ठीक। अब इसके बाद में क्या बनाओगे यहाँ पर, इसके बाद में आप देखोगे कि आपका जो कंजम्पशन है, देखो जीरो जो कंजम्पशन कभी नहीं होता, किसी की कुछ इनकम नहीं है तो भी खाना पीना तो करेगा, कपड़े तो पहनेगा, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा। अब ये जो है ये आपका कितना होगा a प्लस बी वाई की आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है उसके हिसाब से आप खर्च करोगे, और ये वो कंजम्पशन है जो आपको करना ही करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइंड एज total amount of consumption divided by total income, proportion of an increase in income that is spent on consumption, the proportion of income that is saved, change in consumption divided by the change in investment। तो marginal propensity to consume क्या था, B है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम जब आपको मिल रही है तो आप उसको कंजम्पशन में कैसे खर्च कर रहे हो। आज मेरी इनकम 100 रुपीज है, ठीक है। जब मेरी इनकम 100 रुपीज है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने खाने में सस्ते से सस्ता सामान लाकर खर्च कर दिया,
आज मेरी इनकम 10,000 है, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं 1 महीने में एक बार तो मैकडी का चाहे आलू टिक्की बर्गर ही खा कर आऊं, लेकिन खा सकती हूँ। तो ये हमारी क्या है कि हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ी है वैसे वैसे खर्चा बढ़ रहा है। वो आप कहेंगे मैम हमेशा खाने की बात करती है, तो यहाँ पर देखो पढ़ाने में ना आसानी हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेने से आपको ज्यादा बेटर समझ आता है। रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पर क्या होगा कि प्रपोर्शन आपका एक इंक्रीज इन इनकम दैट इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो आपका कंजम्पशन कैसे चेंज होगा कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे चेंज हो रही है। तो इट मेजर्स हाउ मच एन एडिशनल डॉलर ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। हम इंडियन है तो रुपी लिख लेंगे। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज द पोर्शन ऑफ कंजम्पशन दैट ए क्या है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई सिखाया था, तो B समझ लिया, अब A बताओ। इज डिपेंडेंट ऑन लेवल ऑफ इनकम इक्वल टू सेविंग्स। इंडिपेंडेंट है कि भाई इनकम क्या है, इंटरेस्ट रेट्स के साथ चेंज करेगी। इनकम यहाँ पर इंक्रीज, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो बताओ, ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर इनकम नहीं भी है तो सेविंग्स हटा दोगे, अपनी सेविंग्स से करोगे, बोरोइंग्स करोगे, कुछ भी करोगे, खाना तो खाओगे ना। तो यहाँ पर ए जो है वो आपकी बेसिक वो हो गई, नीड्स हो गई कि भाई कपड़े चाहिए, ठंडी है तो स्वेटर्स चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, Kenny's psychological law of consumption states that as income increases, consumption will। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कैनीज है उनकी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसके बारे में बात कर रही है। तो बताओ किसके बारे में बात कर रही है। पहला बोल रहे हैं ये इंक्रीज हो जाएगा कंजम्पशन आपका जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। इंक्रीज होगा कुछ अमाउंट से, जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा लेकिन स्मॉलर अमाउंट से देन द इंक्रीज इन इनकम, या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो अब आप खुद बताओ, अगर यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन अब आप यहाँ पर एक थोड़ा तो एक्स्ट्रा पैसा सेव या इन्वेस्ट करना चाहोगे तो यहाँ पर इंक्रीज होगी लेकिन स्मॉलर अमाउंट से, देन इंक्रीज इन इनकम। तो ये लॉ स्टेट कर रही है कि पीपल जो है वो टेंड टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज their income increases but not by the full amount of the increase with the rest going into savings। okay? तो इसके साथ में हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो भी इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज का कवर हो चुका है। भूलना मत, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आरपी एकेडमी ऐप पर जाना है और ये पीडीएफ्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग पीडीएफ मांगते रहते हो, तो पीडीएफ आप जाकर पढ़ लेना। क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिए हैं, फेज 1 फेज 2 दोनों में हेल्प करेंगी। यार पेपर क्लियर कर लो ना तो प्लीज बता देना कि हाँ मैम हमारे एग्जाम क्लियर हो गए, जैसे जैसे फेज वाइज क्लियर होता जाए। ओके चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी जल्दी पढ़ लेना सारा अच्छे से, और अगर पढ़ लो तो रिवीजन के टाइम पर कोशिश करना 1.5x से 2x में सुन लो। क्लासेस सिर्फ सुननी नहीं है, समझ कर पढ़ना है। देखो 10 घंटे की क्लास प्रोवाइड कर दी, हो सकता है 10 घंटे ना पढ़ पाओ, 5 घंटे का पढ़ो, लेकिन 5 घंटे का पढ़कर अगर आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। 10 घंटे कवर कर रहे हो लेकिन फोकस नहीं कर रहे हो तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझदारी से पढ़ना, ऐसी गाइडेंस के साथ में पढ़ना, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।